वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द मिनिमम प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम प्रेशर होता है विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो क्या करता है, एक सॉल्यूशन के इनवर्ड फ्लो को, यानी जो सॉल्यूशन अंदर की तरफ जा रहा है सॉल्वेंट की तरफ, उसको वो जाने से रोकता है। सॉल्यूशन जो वो सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, यानी जिसमें पानी भी है और पानी के अंदर कुछ और भी चीज़ें है सोल्यूट की फॉर्म में, जैसे शक्कर घोली हुई है या कुछ भी है, और वो किस तरफ जा रहा है, सॉल्वेंट की तरफ, यानी प्योर वाटर की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है। तो उसको इनवर्ड मूवमेंट को ये रोकता है। तो ये कंडीशन कब होगी, जब जैसे ओस्मोसिस हो रहा है। ओस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा है कि ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ उसका मूवमेंट होगा। तो उस कंडीशन को हम कब रोक सकते हैं, जब उसमें हम सोल्यूट मिला दें। अगर उसके अंदर हम सोल्यूट मिला देंगे तो अपने आप ही उसके अंदर जो पानी है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी और उसमें ओस्मोसिस नहीं होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक तरीके से जो होता है वो नंबर ऑफ सोल्यूट जो होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और उसमें ऑस्मोसिस कम होता जाएगा, यानी वो चीज़ नहीं होगी। पहले प्योर सॉल्वेंट में हो रही थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो ये जो होता है, ये नंबर ऑफ सोल्यूट, जो एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी सोल्यूट होते हैं ये उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे तो इसको हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देख ली है। उसके बाद जो हमारे पास में मेन चीज़ है वो है ये प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। नाम से हमें पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा का मतलब है हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से समझाया कि हम कोई भी एक लिविंग सेल लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक लिविंग सेल ली है जिसके अंदर मैंने न्यूक्लियस दिखाया है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रही हूँ कि मैं इस लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रही हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल कम है क्योंकि उसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड किया है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि हम शक्कर का पानी रख रहे हैं या फिर हम नमक का पानी रख रहे हैं, यानी हम प्योर पानी नहीं डाल रहे, उसके अंदर कोई ना कोई सोल्यूट हमने ऐड कर दिया है, या तो उसके अंदर हम शक्कर घोल देंगे या कुछ भी घोल देंगे। वहाँ पर हमने क्या किया, लिविंग सेल को रखेंगे तो क्या होगा कि अब इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें पानी ज़्यादा है और बाहर के सॉल्यूशन में पानी कम है, तो अंदर से पानी बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फर्स्ट कंडीशन में हम यही देख रहे हैं कि इसका अंदर का पानी जो है वो बाहर आना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जब तक होगा, जब तक होगा जब तक पूरा पानी जो है बाहर नहीं आ जाए, तो जैसे या फिर इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं हो जाए, यानी अंदर पानी और बाहर पानी जो है वो बराबर ना हो जाए। तो ये कंडीशन होते होते क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो श्रिंक होने की वजह से यहाँ पर देखो, हम सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो गया है और ये छोटी सी कंडीशन में हमको दिखाई दे रहा है। तो इसी कंडीशन को जब प्रोटोप्लाज्म में श्रिंक हो जाता है और वो एक साइड हमको दिखाई देता है, यानी एकदम श्रिंक कंडीशन में आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो सेल है इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज सेल। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, यानी प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना या प्रोटोप्लाज्म का पूरा पानी बाहर आ जाना। और ऐसा तब होता है जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, सेम सेल को, इसी सेल को हम सेकंड कंडीशन में पुट कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या कर रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन जो वो हाइपोटोनिक ले रहे हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके कि बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो प्योर वाटर है, यानी बाहर वाले सॉल्यूशन में खाली सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसमें हमने कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं किया। तो अब क्या होगा, उल्टा होगा प्रोसेस। अब क्या होगा, बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है, तो बाहर से जो पानी है वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर पानी जाते जाते क्या होगा, वो फिर से अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। ये यहाँ पर हमने दिखाया कि वो अपने फिर से पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना और उसका पूरा पानी निकल जाना, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और उस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और सेकंड कंडीशन हमने दिखाई है कि प्रोटोप्लाज्म का फिर से पूरा पानी उसके अंदर आ जाना और फिर से उसका अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाना, उसे हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। उसके बाद में हम ले रहे इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जो होता है एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर। इम्बिबिशन का मतलब होता है एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर।
अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं एडजॉर्प्शन ना कि एब्जॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी लिविंग सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब वो पानी जो है उसके अंदर तक जा रहा है। और एडजॉर्ब का मतलब होता है सिर्फ उसकी सतह पर ही है, वो उसके अंदर तक नहीं जा रहा है, यानी सिर्फ सरफेस एरिया पर ही है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसे हम बोलते हैं इम्बिबिशन। ये भी कंडीशन प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब देखो, जब भी इम्बिबिशन होता है तो उसके फैक्टर्स हमको क्या दिखाई देते हैं, यानी किन किन चीज़ों से वो प्रभावित होता है। तो इसमें फर्स्ट हमने लिखा प्रेशर। जब भी इम्बिबिशन होगा उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने सुना है कि जो सॉइल बनती है वो कब बनती है, जब रॉक्स जो होती है, चट्टानें जो होती है वो टूटती है, और उनके टूटने की वजह से, उनकी गैदरिंग की वजह से सॉइल बनती है। और उनके टूटने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उन रॉक्स के अंदर सीड होते हैं, ड्राई सीड होते हैं, और जब भी उनको पानी मिलता है, जैसे ही पानी मिलेगा वो इम्बिबिशन करेंगे। इम्बिबिशन करेंगे मतलब वो पानी का एडजॉर्प्शन करेंगे, और एडजॉर्प्शन करने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से रॉक्स जो होती है, चट्टानें जो होती है, वो उनकी गैदरिंग होती है और वो टूटने लगती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रेशर हम देख रहे हैं, ये इम्बिबिशन के कारण ही होता है। और ड्राई सीड्स के अंदर ये 1000 ATM तक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लिख रहे हैं हीट इन जनरेटेड एंड रिलीज। इम्बिबिशन की वजह से हीट जनरेट भी होती है और रिलीज भी होती है, ये भी इसी से ही लिंक है। जब प्रेशर जनरेट होता है तो वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है। थर्ड मैंने लिखा वॉल्यूम। जब भी इम्बिबिशन होता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर कोई भी सेल है, अगर वो अपने अंदर पानी को ले रही है, उसको अगर वो इम्बाइब कर रही है या उसको एडजॉर्ब कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, जब बारिश का सीजन होता है तो जो लकड़ी होती है वो फूल जाती है, और वो दरवाजे जो है वो बंद नहीं होते, या वो टाइट हो जाते हैं, फंसने लगते हैं, उनको खोलने या बंद करने में बहुत दिक्कत होती है। उसका रीज़न यही होता है कि उसके अंदर जो लकड़ी होती है, उसकी जो सेल्स होती है वो इम्बिबिशन करती है, और इम्बाइब होने की वजह से, पानी को लेने की वजह से वो लकड़ी जो है वो फूल जाती है। और उसके फूलने का रीज़न क्या होता है, वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। अब मैंने एक और चीज़ यहाँ पर ये लिखी है, इट इज़ अकर्स ड्यू टू हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस। इम्बाइबिशन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस की वजह से होता है, यानी कोई भी सेल है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उनके अंदर अगर हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस मौजूद होंगे तो वहाँ पर इम्बिबिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो सब्सटेंस होते हैं ये हमको कहाँ मिलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्लांट के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और सेल्यूलोज और पेक्टिन जो वो दोनों ही कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं, जो कि वाटर को एडजॉर्ब करते हैं और इम्बाइबिशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ यही टॉपिक बाकी रहे थे इस चैप्टर के। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डेफिनेशन के साथ में देख लिया, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस को हमने प्रैक्टिकली समझ लिया, और इसका प्रैक्टिकल भी होता है। जो रियोलिफ्स होती है उनको हम, उसकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसे हम हटा के, और उसको इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहाँ पर हमें ये साफ दिखाई देता है कि वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पहले श्रिंक होता है और उसके बाद वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आता है। तो ये हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं रियोलिफ्स के साथ। जो रियोलिफ्स होती है उनको हम ये करके भी देखते हैं। और उसके बाद में देख लिया हमने इम्बाइबिशन। थैंक यू।